सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे इंश्योरेंस चैप्टर का जो बाकी का बचा हुआ टॉपिक्स है हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं। अब तक हमने इंश्योरेंस के बेसिक्स देखे हैं कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंश्योरेंस का पर्पस क्या है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि रिस्क क्या होता है, रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो रिस्क जानने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे दो लोग रहते हैं, देयर आर टू पीपल, एंड उसमें से एक आदमी दूसरे आदमी को ये वादा करता है कि अगर दूसरे आदमी को कभी भी कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई वो पहला आदमी करके देगा। जैसे अगर ये आदमी है तो ये इससे वादा करेगा कि देख, अगर तुझे कभी भी नुकसान होता है तो मैं तुझे 2 लाख रुपए तक देने को रेडी हूँ, लेकिन ताकि ये 2 लाख रुपए मैं तुझे दे सकूँ तो इसलिए तुझे क्या करना होगा कि हर साल मुझे 20,000 रुपये करके देने होंगे। तो ये बेसिकली एक इंश्योरेंस होता है। अब इंश्योरेंस किया क्यों जाता है, वाई इज इंश्योरेंस डन? तो इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी आदमी का जो रिस्क है वो रिस्क कम हो सके। अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाता है तो मेरा सारा पैसा उसमें चला जाएगा। फिर अगर मैंने कार इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो उस केस में भी बहुत चांसेस होते हैं कि मेरा नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली वो जो नुकसान होता है उस नुकसान का जो रिस्क है वो रिस्क ताकि कम हो सके, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, सो दैट द रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। दैट इज द रीज़न व्हाई वी टेक इंश्योरेंस। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि वो जो रिस्क जिसके बदले में हम यहाँ पे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो कितने टाइप का होता है। वो जो रिस्क जिसके बदले में हम इंश्योरेंस यहाँ पे ले रहे हैं वो किस टाइप का होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करूँ तो जिस रिस्क के बदले में हम यहाँ पे लेने की बात कर रहे हैं इंश्योरेंस को, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इंश्योरेबल रिस्क एंड दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, एक नॉन इंश्योरेबल एंड एक इंश्योरेबल। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिनके बदले में आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। द रिस्क इन रिटर्न ऑफ विच आपको इंश्योरेंस मिल सकता है, उस रिस्क को हम लोग इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। एंड जिस रिस्क के बदले में इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है उसे हम लोग नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब इंश्योरेबल रिस्क को अगर डिटेल में देखा जाए, सो इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में हमें इंश्योरेंस मिल सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज रिस्क कैन बी एस्टिमेटेड बिफोर हैंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच रिस्क कैन बी फाइनेंशियली कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मतलब देखिए, अब क्यों ऐसा है कि एक इंश्योरेबल रिस्क के बदले में इंश्योरेंस मिल सकता है एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क के बदले में रिस्क नहीं मिलता है? तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि हमें सिर्फ उसी रिस्क के बदले में इंश्योरेंस मिलता है जिसका होने का चांसेस हो, जो कि हो सकता है। ऐसे रिस्क के बदले में इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन वो रिस्क जिसका होने का चांस है ही नहीं, या फिर जो 100 में से 1 चांस है जिसका होने का, तो उसके बदले में इंश्योरेंस देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इंश्योरेंस भी उसी रिस्क के लिए मिलता है जिसका होने का चांसेस रहता है। जैसे अगर लॉस बाय फायर की बात की जाए, अगर मैंने घर खरीदा हुआ है तो बहुत चांसेस हैं कि वो घर आग से जल जाए, तो आग से जल जाने का चांस है, इसीलिए इसे इंश्योरेबल रिस्क की कैटेगरी में डाला गया है। फिर अगर एक्सीडेंट की बात की जाए, अगर मैंने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांसेस है, इसीलिए इसे इंश्योरेबल रिस्क में दे दिया गया है। चोरी होने का चांस रहता है, बैड डेब्ट्स यानी कि पैसा डूबने का चांस रहता है, डेथ का चांस इसमें रहता ही है। तो कोई भी चीज़ जिसमें होने का चांसेस है उसी के लिए हम इंश्योरेबल रिस्क ले सकते हैं। ठीक है,
So insurable risk are nothing but the risk against which we can get an insurance. अब क्यों इसमें इंश्योरेंस मिलता है? तो इंश्योरेंस सिर्फ इसीलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे इस रिस्क के होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एंड दूसरी बात कि अगर ये रिस्क हो गया, मतलब जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रखा है वो अगर सचमुच हो जाता है तो उस केस में कितना कंपनसेशन होना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, ये भी पहले से बोला जा सकता है। मतलब इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं रिस्क के अगेंस्ट में मिलता है जिनका होने का चांसेस अच्छा खासा हो एंड जिनके होने पे कितना कंपनसेशन यानी कितना पैसा दिया जाएगा ये पहले से बोला जा सकते हो, तो उसे हम लोग इंश्योरेबल रिस्क कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, कि एक इंश्योरेबल रिस्क होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि एक इंश्योरेबल रिस्क के अंदर में देखी जाती है। तो जो सबसे पहला वाला हमारा यहाँ पे है वो है लार्ज एक्सपोजर। अब ये क्या कहता है? देखिए, कोई भी रिस्क इंश्योरेबल रिस्क सिर्फ तभी हो सकता है जब उस रिस्क से ज़्यादा अफेक्टेड अफेक्टेड हो। Means when a risk affects a large number of people, only then that risk can be called an insurable risk. जिस रिस्क का अफेक्ट बहुत लोगों पे पड़ता है उसे हम लोग इंश्योरेबल रिस्क के अंदर में डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि सिर्फ एक या दो लोगों को अफेक्ट करता है तो उस केस में हम उसे इंश्योरेबल रिस्क नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि मेरा ऊपर वाला जो दरवाज़ा है, मेरा ऊपर वाला जो मतलब जो छत है बेसिकली, वो कभी भी टूट सकता है, लेकिन उसके टूट जाने से सिर्फ मुझे ही अफेक्ट होगा, तो उस केस में उसे इंश्योरेबल रिस्क नहीं बोल सकते हैं। मतलब सिंपल बात है कि सिर्फ एक या दो लोगों के अफेक्ट होने से कोई मतलब नहीं है। जब 100 200 मतलब 1000 2000 लोग अफेक्ट होंगे तो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस मिल सकता है एंड उसे हम लोग इंश्योरेबल रिस्क कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है कि देखिए, मैंने जिस चीज़ के लिए ले रखा है वो चीज़ एक्सीडेंटल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने इंश्योरेंस ले लिया एंड वो चीज़ उसने ज़बरदस्ती से कर दिया। मतलब मैंने अगर कार इंश्योरेंस ले रखा है तो कार इंश्योरेंस मुझे तभी मिलेगा जब मेरा कार का जो एक्सीडेंट है वो नेचुरल तरीके से हो। अगर मैंने ज़बरदस्ती जानबूझकर अपने कार का एक्सीडेंट करवा दिया तो उस केस में मुझे कोई भी इंश्योरेंस मिलने वाला है नहीं। आई कैन ओनली गेट एन इंश्योरेंस जब वो जो रिस्क है वो एक्सीडेंटली हो जाए, गलती से या फिर अपने आप हो जाए, तो ही उसके लिए इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर ज़बरदस्ती कुछ कर दिया गया तो उसमें इंश्योरेंस मिलने वाला है नहीं। ठीक है, फिर एस्टिमेबल। अब एस्टिमेबल का मतलब क्या? देखिए, इंश्योरेबल रिस्क सिर्फ उन्हीं रिस्क को बोला जा सकता है जिसका होने का चांसेस अच्छा खासा हो एंड जिसके होने पे कितना इसमें कंपनसेशन होना चाहिए वो हम पहले से पता लगा सके। यानी कि आग लग जाना इसका होने का चांसेस है, तो इसीलिए इसे इंश्योरेबल रिस्क बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसका होने का चांसेस है ही नहीं, जैसे मैंने अगर ये बोल दिया कि देखो मैं फ्यूचर में चल के अगर मैंने ख़राब बिजनेस डिसीज़न ले लिए, मैंने अपने बिजनेस को अगर नुकसान पहुंचाया मेरे डिसीज़न के थ्रू, तो मैं उसका भी इंश्योरेंस करवाना चाहता हूं। अब इस चीज़ का चांस कि आप एक ख़राब डिसीज़न लेंगे एंड उससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, ये बहुत कम है। मतलब ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपने कोई ख़राब डिसीज़न ले लिया एंड आपका बिजनेस जो है वो ये हो गया। तो उस चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट थिंग फ्रॉम हैपनिंग, इसीलिए उसके केस में इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जिस चीज़ का मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ उसका होने का प्रोबेबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, फिर अनएक्सपेक्टेड, जो कि मैंने इसी के जैसा है, वो चीज़ कभी भी हो सकता है एंड वो चीज़ अगर होता है तो उसमें किसी की गलती नहीं रहेगी। अगर किसी की गलती है यानी कि किसी ने अगर जानबूझ के वो चीज़ को कर दिया तो उस केस में हमें इंश्योरेंस नहीं मिलता है। ठीक है,
फिर है नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मतलब इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। इसका मतलब ये कि अगर कोई चीज़ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो उस केस में इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जैसे अगर कोई चोर है, अब चोर ने जो सामान कहीं से चोरी किया हुआ है, अगर वो उसके खिलाफ इंश्योरेंस चाहता है तो वो नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ लीगल है सिर्फ उसी के खिलाफ इंश्योरेंस मिल सकता है। ठीक है, तो ये था इंश्योरेबल रिस्क का कैरेक्टरिस्टिक कि क्या क्या चीज़ें एक इंश्योरेबल रिस्क को बनाती है। सबसे पहली बात है कि वो रिस्क जो है वो एक दो लोगों को नहीं बल्कि अच्छे खासे लोगों को, लाखों लोगों को अफेक्ट करना चाहिए। फिर एक्सीडेंटल, वो जो रिस्क है वो मतलब वो अपने आप होना चाहिए, किसी के ज़बरदस्ती कर देने से नहीं होगा। फिर एस्टिमेबल, वो रिस्क के होने के चांसेस होने चाहिए। फिर जो रिस्क है वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, मतलब वो कब हो जाए ये किसी को पता नहीं रहता है। एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मतलब कि इलीगल चीज़ों के लिए इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें नॉन इंश्योरेबल रिस्क की, तो ये सिंपल है कि जिन रिस्क के बदले में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है उसे हम लोग नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। द पॉलिसीज अगेंस्ट विच वी कैन नॉट गेट एन इंश्योरेंस, उसे हम लोग नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क के केस में अगेंस्ट में इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि इन चीज़ों का होने का चांसेस ना के बराबर होता है। ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी इसके ऊपर में कोई ठीक नहीं रहता है, इसीलिए इस चीज़ों के बदले में इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइस, मतलब मार्केट ख़राब है। अब मार्केट ख़राब है, ये कोई क्या पहले से बोल सकता है कि अब मार्केट खराब होने वाला है? तो उसका आंसर है नो। मार्केट खराब होगा कि नहीं ये पहले से बोला नहीं जा सकता है, इसी वजह से इंश्योरेबल रिस्क के केस के अंडर में ये नहीं आता है। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसके केस में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है। फिर लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, अगर बाढ़ आ गया, फिर भूकंप आ गया, तो क्या उस केस में इंश्योरेंस मिलने वाला है? तो उसका भी आंसर है नहीं। जो चीज़ का होने का चांस बहुत कम है या फिर वो होगा कि नहीं इस पे डाउट है, तो उस केस में इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो दो टाइप के रिस्क हैं, एक है इंश्योरेबल रिस्क एंड एक है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब इंश्योरेबल रिस्क का मतलब सिंपली वो रिस्क जिनके खिलाफ इंश्योरेंस मिलता है। अब क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है क्योंकि इंश्योरेबल रिस्क जो है वो उसके होने के चांसेस हैं, वो हो सकता है, इसीलिए उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन अगर नॉन इंश्योरेबल रिस्क के बारे में बात की जाए तो उसके होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इसीलिए उनके अगेंस्ट में हमें इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, मतलब एक अच्छा इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स विच मस्ट बी इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रिंसिपल, मतलब बेसिकली एथिक्स, जिनके बेसिस पे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, वह प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड एंड फेथ। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें सच्चाई, उसमें ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो दोनों पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं, उस केस में जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसे भी अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए, एंड जो इंश्योरेंस दे रहा है उसे भी सारी इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। किसी को भी किसी से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नाउ दिस प्रिंसिपल सेज दैट द इंडिविजुअल मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। Insurable interest means that the subject matter for which the individual enters into the insurance contract must provide some financial gain to the insured and also lead to financial loss if there is any damage, destruction or loss। इसका मतलब क्या है कि जिसने भी इंश्योरेंस ले रखा है उसका एक इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, मतलब या तो आर या तो पार। ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए जहां पे जिसने इंश्योरेंस ले रखा है अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसको सारा पैसा उस केस में मिल जाएगा, एंड अगर उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है तो उस केस में उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मतलब या तो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा या तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लॉस भी हो गया एंड उसे कुछ पैसा भी नहीं मिला, या तो उसे कुछ लॉस नहीं हुआ तब भी उसे सारा पैसा मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जैसे एक इंश्योरेंस का मेन
चीज़ ही होता है कि या तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो चीज़ इंश्योर्ड के साथ होना चाहिए। इंश्योर्ड को या तो सारा पैसा मिल जाएगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस जो होता है वो सिर्फ आपको इंडेमनीफाई करने के लिए, यानी कि आपका कितना नुकसान हुआ है उस चीज़ का भरपाई करने के लिए वो होता है। वो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है एंड मेरा जो नुकसान है वो 2.5 लाख रुपए का होता है, तो उस केस में मैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का ही लॉस का कंपनसेशन मुझे मिलने वाला है। 2.5 लाख रुपया से एक भी एक्स्ट्रा पैसा मुझे उस केस में मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो ऐसा इंडेमनीफाई होना चाहिए कि जितना का नुकसान हुआ है सिर्फ उतना का ही पैसा मिलेगा, उससे 1 रुपया भी पैसा जो है वो मिलने वाला है नहीं। ये ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस का काम आपको सिक्योरिटी देना नहीं है। इंश्योरेंस का काम बेसिकली यही है कि जिस पोजीशन में आप पहले थे आपको उस पोजीशन में वापस दे जाना। जैसे 2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ था, तो 2.5 लाख रुपए का नुकसान का भरपाई करके मैं 2.5 लाख के नुकसान के पहले जैसा था मुझे उस पोजीशन में पहुंचाने का काम इंश्योरेंस का है। एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी इंश्योरेंस का देने का काम नहीं है। ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि जितना का नुकसान हुआ है सिर्फ उतना का ही भरपाई होगा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मैंने एक ही चीज़ का इंश्योरेंस 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के थ्रू करवाया हुआ है तो उस केस में जितना का नुकसान हुआ है उसका भरपाई सब कंट्रीब्यूट करके करेंगे। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एक कंपनी से मैंने सारा पैसा ले लिया एंड दूसरे कंपनी से भी मैंने सारा पैसा ले लिया। मतलब ये है कि अगर 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मैंने ले रखा था एंड अगर मुझे यहाँ पे हो जाता है नुकसान, तो मैं 2.5 लाख रुपया का नुकसान का भरपाई मैंने ए से करवा लिया एंड मैंने दूसरे कंपनी से भी इंश्योरेंस ले रखा था, तो 2.5 लाख तो ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे और 2.5 लाख रुपया दूसरे कंपनी से लेना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जितना का इंश्योरेंस ले रखा है वो अगर 2-3 कंपनी से है तो उस केस में दोनों या फिर तीनों कंपनीज जो हैं वो सब मिल करके कंट्रीब्यूशन करके आपका इंश्योरेंस का पैसा जो है वो देने वाले हैं। उससे एक भी रुपया आप किसी से भी एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ए से ले रखा था एंड बी से भी ले रखा था, तो जब इंश्योरेंस का पैसा मांगने का टाइम आया तो मैंने ए से तो 2.5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन मैं बी से भी जा करके एक्स्ट्रा का 2.5 लाख रुपया ले रहा हूँ। तो ये नहीं हो सकता है। कंट्रीब्यूशन के थ्रू यहाँ पे काम होगा। फिर बात करें अगर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की, तो ये क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि ए है जिसने बी को एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा था। अब बी जो है उसको हो गया नुकसान, तो इस केस में ए को इसे पैसे देने पड़े। अब बी को जो नुकसान हुआ है वो सी की वजह से हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात की जाए तो बी जो है उसने कार इंश्योरेंस ले रखा था। अब क्योंकि उसने कार इंश्योरेंस ले रखा था तो उसने अपने दोस्त सी को अपनी गाड़ी चलाने को दे दी। अब जब सी गाड़ी चला रहा था तो उसने गाड़ी को ठोक दिया एंड बी को हो गया नुकसान। अब बी का क्योंकि इंश्योरेंस था तो ए ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन वो पैसे उसे क्यों देने पड़े? इसलिए देने पड़े क्योंकि सी ने बी का नुकसान करवाया था। अगर सी गाड़ी को नहीं ठोकता तो बी का नुकसान ही नहीं होता एंड ए को पैसे ही नहीं देने पड़ते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ए है वो अगर चाहे तो सी को बोल सकता है कि तेरी वजह से मुझे यहाँ पे पैसे देने पड़े हैं तो मैं तेरे अगेंस्ट में केस करना चाहता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि अगर ए ने बी को इंश्योरेंस का पैसा दे दिया एंड बाद में चलकर ये देखा गया कि इंश्योरेंस का पैसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि सी नाम का एक आदमी था जिसने मेन कर्मकांड यहाँ पे किया हुआ था, तो पैसा जो है वो ए सी से भी ले सकता है। ठीक है।
फिर अगर अगला वाला प्रिंसिपल है वह प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। ये क्या कहता है कि जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रखा था अगर वो चीज़ हो जाती है एंड उसके होने का कोई एक कारण नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा कारण रहते हैं, तो इस केस में कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस कारण के बेसिस पे हम यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा ले। तो उस केस में ये बोला गया है कि जो मेन कारण रहेगा उसी के बेसिस पे पैसा दिया जाएगा। जो सबसे मेन कारण उस केस में है, जो सबसे क्लोज कारण है, उसके हिसाब से यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या कहता है कि यहाँ पे दो घर थे, ठीक है, ये दो घर थे। अब इस घर में आग लग जाता है जिसकी वजह से ये घर जो है वो पूरे तरीके से इस घर का नुकसान हो जाता है। अब ये घर का नुकसान हो जाने के केस में जो म्यूनिसिपैलिटी है वो क्या ऑर्डर देती है कि इस घर को तोड़ दिया जाए। अब जैसे ही वो इस घर को तोड़ने का ऑर्डर देती है तो इस घर को तोड़ने की वजह से इस घर में भी कुछ नुकसान हो जाता है। तो उस केस में अब यहाँ का जो आदमी है वो बोलेगा कि मेरे घर को नुकसान हुआ है तो मैं अपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगूंगा। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि ये चीज़ तो जानबूझकर हुआ है, तो वैसे केस में किसको दोषी ठहराया जाए? दोषी क्या उस म्यूनिसिपैलिटी को ठहराया जाए जिसने इस घर को गिराने का ऑर्डर दिया जिसकी वजह से ये घर गिर गया, या फिर दोषी उस आग को ठहराया जाए जिसने उस घर को आग लगाया एंड जिसकी वजह से म्यूनिसिपैलिटी ने उसे तोड़ने का ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली घर टूटा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेन रीज़न वो आग ही है। आग ने ही सब कुछ शुरू किया था। आग पहले घर में लग गई जिसकी वजह से घर का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से म्यूनिसिपैलिटी को ये ऑर्डर देना पड़ा। तो यहाँ पे दो रीजंस हो गए कि या तो म्यूनिसिपैलिटी को नुकसान भरना होगा या तो आग को। तो इस केस में बोला गया कि जब कन्फ्यूजन हो कि कौन सा कॉज लिया जाए तो उस केस में यह बोला गया है कि जो प्रॉक्सिमेट या फिर जो मेन कॉज होगा उसे लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आग मेन कॉज था तो उसे हम लोग लेंगे। ठीक है, एंड जो लास्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, मतलब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भले ही जिस इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके पास पूरी सिक्योरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेकलेसनेस तरीके से अपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा। भले ही मैंने उसके बदले में इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो मन में आएगा मैं वो उस केस में करने चला जाऊंगा। ये चीज़ यहाँ पे होगा नहीं। भले ही मैंने इंश्योरेंस ले रखा है लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसे तरीके में यहाँ पे काम करना होगा जिस तरीके से मेरा जो नुकसान है वो फिर भी कम ही आए। इंश्योरेंस है, इसका मतलब कुछ भी जो मन में आएगा वो करेंगे, ये कोई अच्छा बात नहीं है। इंश्योरेंस है लेकिन फिर भी मुझे पूरा केयर लेना चाहिए, मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए कि मेरा नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, जो कि बेसिकली ये कहता है कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे को सारी बातें और सच्ची बातें बतानी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जो इंश्योर्ड है उसके साथ दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो उसे पैसा मिल जाएगा या तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि उसे नुकसान भी नहीं हुआ एंड पैसा भी मिल गया तो वो ठीक नहीं है। फिर अगला वाला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जितना का नुकसान हुआ है सिर्फ उतना का ही भरपाई होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज के थ्रू हमने इंश्योरेंस ले रखा था तो उस केस में जब भी इंश्योरेंस का पैसा का लेने का टाइम आएगा तो सारी कंपनीज कंट्रीब्यूट करके पैसा देंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी से हमने पैसा ले लिया एंड फिर दोबारा दूसरे कंपनी से हम पैसा मांगने जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये क्या कहता है कि अगर मैंने किसी को इंश्योरेंस का पैसा इसलिए दिया क्योंकि वो पैसा का जो नुकसान है वो किसी
तीसरे आदमी की वजह से हुआ था, तो जिस आदमी की वजह से नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मुझे पैसा देना पड़ा, मैं उस आदमी को चाहे तो स्यू कर सकता हूं, यानी कि उसके अगेंस्ट में भी जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। ये क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रीजंस हैं एंड ये कंफ्यूजन है कि किस रीज़न को यहाँ पे लेकर के चला जाए, तो सिंपल बात है कि जिस रीज़न को हम लोग मतलब जो रीज़न सबसे क्लोज होगा, जो रीज़न सबसे मेन होगा, उस रीज़न को हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है। एंड जो लास्ट वाला है वह प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, जो कि ये कहता है कि भले ही मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूँगा। ऑल्दो मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्रॉपर्टी का पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान जो है वो उस केस में भी होता रहे। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली ये वाला सेक्शन। अब इसके बाद जो हमारा अगला वाला टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।